हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यहाँ पर हिंदी क्लासेस लेती हूँ आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं या अदर कोर्सेज़ के बारे में हमारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हमारा वेदाशी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आपको मेरी डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप अपना अच्छे से कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज हम आपको क्या करेंगे, आज हम आपको हिंदी MCQ कराने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज आपकी क्लास चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा MCQ कैसे करते हैं, हर एक क्वेश्चन को कैसे करते हैं, छांटते हैं, उसको अच्छे से उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उसका आंसर निकालते हैं। तो आज स्वर और व्यंजन और वर्णों से मैं आपके कुछ MCQs लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग कि उच्चारण के माध्यम से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जब वर्ण पढ़े थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ण होते हैं वो जब हम उच्चारित करते हैं तो अलग होते हैं और जब हम लिखते हैं तो अलग लिखते हैं। तो वो कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे उच्चारण के माध्यम से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग ऑप्शन में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन लिखा है यहाँ पर 53। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वर्ण है हमारे वो 53 होते हैं या 64 होते हैं या आपके 56 होते हैं या 52 होते हैं। तो उच्चारण के माध्यम से अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तो आप लोग को पता होगा कि जब उच्चारण करते हैं तो उसमें कितने होते हैं, 52। ठीक है, तो 53 का कोई ऑप्शन नहीं है। 56 किसके होते हैं, 56 यहाँ पे लिख देती हूँ, 56 होते हैं आपके लेखन के माध्यम से। ठीक है, लेखन के माध्यम से हमारे कितने होते हैं, 56 होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 52 हो जाएंगे। 52 में हमारे क्या होते हैं, ये हमारे उच्चारण के माध्यम से 52 हमारे वर्ण होते हैं, जिसमें हमारे 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और 41 क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 41 हमारे इसमें क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो हमारे जो उच्चारण के माध्यम से आएंगे वो 52 आएंगे, और अगर लेखन के माध्यम से पूछा जाएगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, आप लोग आएंगे 56। क्लियर है आप लोगों को। चलो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 हमारा यह बोल रहा है कि प्लूत स्वर का उदाहरण बताओ। तो आप लोग को पता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हमने बताया था कि आपको स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ह्रस्व होता है, फिर दीर्घ होता है, फिर प्लूत होता है। तो इसमें क्या लगता है, जो हमारा ह्रस्व स्वर होता है वो क्या होता है, उसमें कम समय लगता है, जैसे कि अ आ ई। ठीक है, तो उसमें, और ह्रस्व स्वर से ज़्यादा स्वर जिसमें समय लगेगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, अ से औ तक आपके। उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन था, हमारा जो थर्ड था वो क्या था, प्लूत स्वर। तीसरा स्वर क्या होता है हमारा, प्लूत स्वर होता है। उसमें देखो बड़ा ऊ आएगा, या औ आएगा, या अंक आएगा, या ओम आएगा। तो आप लोग को पता है कि जो हमने स्वर पढ़े थे 3 टाइप्स के पढ़े थे, उसमें हमारा जो ह्रस्व स्वर होता है वो हमारा क्या होता है, अ से वो आपका अ, ये तो ऊ तो होगा नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होता है प्लूत, जो हमारे ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। तो जैसे औ हो गया, औ से औ तक हो गया। ठीक है, अंक यहाँ पे नहीं होगा। तो आपने देखा होगा जो प्लूत स्वर होता है उसमें बहुत अधिक समय लगता है, जैसे ओम है ना, नमः, इस तरह से जो शब्द होते हैं जो हमारे, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्लूत स्वर कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर ओम लिखा हुआ है, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ओम। तो ओम इसका उदाहरण है किसका, प्लूत स्वर का। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ ग्राउंड लेवल से अपनी वो करो, मजबूत करो ग्राउंड लेवल अपना। जब आपको वर्ण और ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आगे आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, तो अभी हम थर्ड ऑप्शन में चल लेते हैं। थर्ड वाला हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये पढ़ लेते हैं। ये बोला है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अभी हम किस में आ गए, व्यंजन में आ गए। अभी हमने वर्ण पढ़ा, फिर हमने स्वर में से लिया, अब हम ले रहे हैं व्यंजन। तो मैंने आपको बताया था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे व्यंजन होते हैं। अभी हम लोग अंतस्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो हम लोगों ने इसमें जानना है। तो जब हमने क्लास ली थी तो हमने बताया था कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे व्यंजन होते हैं जो जीभ, कंठ और जो हमारी जो गला होता है, हम इसको प्रॉपर तरीके से टच नहीं करते हैं। ऐसा लगेगा कि हम लोग बोल रहे हैं लेकिन टच नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से टच नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा तौ थौ थौ, आपने देखा होगा जो हमारी जीभ है वो दांतों को टच कर रही है पूरी तरीके से। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखा है क ख ग घ, तो क ख में तो कुछ टच ही नहीं हो रहा, गले से आवाज आ रही है, गले से, है ना। तो ग क ख ग घ ड़ ऐसे करके, तो ये भी हमारा अंतस्थ व्यंजन, ये भी नहीं होगा। अभी यहाँ पे क्या है प फ ब म, तो ओष्ठ, ये ओष्ठ व्यंजन है। क्यों, क्योंकि हमारे होठों को टच कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना, प फ ब भ हो रहा है ना, देखो आप भी बोल के देखोगे। तो हमारे पौफ है, तो इसका मतलब ये भी हमारे अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो य र ल व, तो आपने देखा होगा य बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, र टच कर रहा है, ल टच कर रहा है, व टच नहीं कर रहा है ना। तो कुछ स्वर टच कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अर्ध, अर्ध मतलब जिसको आधा टच कहते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी।
तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो य, र, ल, व होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, ये देख लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि ऊष्म व्यंजनों को छाटिए। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें हमारे ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें हमारे जो व्यंजन है हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से, संयुक्त व्यंजन है, 4 ऑप्शन 4 बताए थे। ठीक है, तो हम लोग को हमने क्या पढ़ा, अंतस्थ हमने पता चल गया कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे कंठ मुद्रा मुंह गला को आधा टच करते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब यहाँ पे क्या है, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्माहट। तो आपको ऐसे शब्द छाटने हैं जहाँ पर आपको जब आप बोलते हैं तो आपको गर्माहट सी महसूस होती है, ऊष्मा प्रतीत होती है। तो आप लोगों को अच्छे से समझाया था। तो क ख बहुत नॉर्मल है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ जाते हैं हम लोग प, क, प, भ, म। तो ये भी नहीं है, ये होठों को काटे तो ये ओष्ठ वाले व्यंजन हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, बी ऑप्शन बचा है और एक श। तो आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ से आप लोग को आराम से पता चल जाएगा कि जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ये। ऊष्म व्यंजन हमारे क्या होते हैं, श। तो आपने देखा होगा श बोलने में हमारी क्या आ रही है, ऊष्मा प्रतीत हो रही है, और उसमें श भी आ रहा है, ऊष्मा श आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो हमारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, श, ह। तो ये 4 हमारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पे लास्ट हमारा क्या बताया, श, त्र, ज्ञ। तो ये श, त्र, ज्ञ होते हैं, ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से होते हैं, संयुक्त। इनको संयुक्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये 2 सब व्यंजनों से मिलकर बनता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है त्र, तो आपको पता होगा त प्लस र को मिलकर हमारा क्या बनता है, त्र बनता है। बना नहीं बना। तो इसी तरीके से 2 शब्दों से मिलकर संयुक्त, मिलना, संयुक्त मिलकर क्या बना है, त्र बना है। तो जो त्र, श, त्र, ज्ञ होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा था कि उच्चारण के माध्यम से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, प्लुत स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन से व्यंजनों को क्या कहा जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या लिया है, यहाँ पर अघोष व्यंजन से लिया गया है। ठीक है, व्यंजनों से ही आपके क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो 5वां वाला देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। यहाँ पर यह पूछ रहा है कि जो अघोष व्यंजन होते हैं वह क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग को मैं बता सकूँ कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपका जब एग्जाम शुरू होता है तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिख दो, वर्ण लिख दो। ठीक है, ये वर्ग होते हैं ना, वर्ग। ठीक है, वर्ग बोलो या वर्ण बोलो, कैसे लिखोगे अभी समझाते हैं। पहले ऑप्शन में चलते हैं, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा है कि वर्ण का तीसरा और चौथा जो पद होता है, जो पद में क्या आएगा, कोई व्यंजन आता है तो वह हमारा क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन कहलाता है। ये सही है। या फिर नीचे वाला वर्ण का तीसरा या पांचवा, या वर्ण का प्रथम या द्वितीय, या वर्ण का तीसरा या चौथा या पांचवा। अब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ये मैंने वर्ग बनाया है, क वर्ग, फिर क्या आता है चौ वर्ग, फिर टौ वर्ग, फिर प वर्ग। जैसे यहाँ पे क है, क, ख, ग, घ, अण। ठीक है, उसके बाद है चौ, छ, जो, झ, अण। उसके बाद है टौ, ठ, ड, ढ, अण। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी तो आ जाएगा यहाँ पे ट, थ, द, ध, न, प। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा न तक आएगा, यहाँ से आएगा प। ठीक है, फिर यहाँ पे प, फ और एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही समझाने की बात आ रही है कि अगर आपने एग्जाम में जाके सीधे पहले ये उतार लिया, ठीक है, उतार लेने के बाद आपको क्या होता है कि आपको इतना पता होना चाहिए जो अघोष व्यंजन होते हैं वह व्यंजन वह व्यंजन कहलाते हैं जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो कंपन उत्पन्न नहीं होता है। तो ये जब हम उच्चारण करते हैं उन स्वरों में क्या होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होगा, और इसके अपोजिट सघोष हो जाएगा। सघोष मतलब कि जहाँ पर क्या होगा, कंपन, जहाँ पर क्या होगा, कंपन पैदा होगा। ठीक है, सघोष इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपन पैदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तीसरा और चौथा। ठीक है, यहाँ पे देखो तीसरा और चौथा पद कैसे बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तीसरा ये हो गया और चौथा ये बोल रहा है कि अघोष जो व्यंजन है वो ग और घ है। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप गलत करके आओगे ना। अगर आपने पढ़ा है तो आप गलत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अघोष होता है वह वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है, क्योंकि इसमें कंपन ही पैदा नहीं होता है, सिंपल सा होता है। जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, कोई और कंपन इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से है ना। तो आपको याद कैसे करना है, इस ऐसे ट्रिक से याद करना है आपको। कैसे? क ख, च छ, ट ठ, त थ,
अब मैंने आपसे यहाँ पे क्यों ये मैंने क्वेश्चन है, मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी कि जो अघोष व्यंजन है वो क होता है या च होता है, ये त होता है या थ होता है। तो अगर मैं ऐसे समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आपको अगर ऐसे पता है कि पहला और दूसरा है तो सीधी सी बात है, अगर ऑप्शन में आपने देख लिया कि पहला है क, हाँ तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। तो ऐसा आप लोगों को उसको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्ण का प्रथम और द्वितीय जो स्वर होता है वह हमारा अघोष व्यंजन कहलाता है। और नेक्स्ट में आपका सघोष है, तो सघोष क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। तो क्या हो जाएगा सघोष में, क ख ण, च ज झ, ट ठ ढ, द ध न, है ना, कंपन उत्पन्न हो रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, उसमें समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, लग रहा नहीं लग रहा है। तो आपको इतना ही याद करना है कि जो अघोष होगा वो द्वितीय, प्रथम और द्वितीय होगा, और उसके बाद जो आपका सघोष होगा वो तृतीय, चौथा और पांचवा पद होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही था, ये एमसीक्यू आपके लिए लेकर आई थी मैं। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में और एमसीक्यू लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।